Yes, good morning all of you. So today we are going to start new chapter in social science, chapter 9, forest and wildlife resources. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है. सी फॉरेस्ट, जनरली हम लोग फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे वेजिटेशन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स की, वेजिटेशन की, पेड़ पौधों की बात हो रही है, ठीक है. लेकिन फॉरेस्ट में से खाली हमको वेजिटेशन वगैरह नहीं मिलता, उसके साथ ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में यूज़ हो रही है, जैसे मेडिसिन वगैरह, ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम्स, वुड वगैरह. मेनली वुड जो है आपको फॉरेस्ट में से ही मिलता है. तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, तरह तरह के कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, कौन से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, कौन से ओपन फॉरेस्ट होते हैं, वो सारी डिटेल आपको बताई गई है. और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है कि कौन सी स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. और एक्सटिंक्ट के मामले में हमेशा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि चीता, ठीक है, जो 70 साल पहले इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, और अब हम उसे नामीबिया, अफ्रीका से दोबारा हम मध्य प्रदेश की सेंचुरीज़ में जो है उसको वापस ले आए हैं. सी द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेस. ठीक है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है, ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है? रिसोर्सेज पे डिपेंड है. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forest are considered to be very important resources. तो हम हमारे नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं कैसे? रिसोर्सेज को यूज़ करके. और फॉरेस्ट जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, हमें बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती है. अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज. एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा, ठीक है. तो एक जनरल मीनिंग क्या है फॉरेस्ट का? एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रासेस. जहाँ पे ग्रासेस है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. आप बोलोगे सर घर पे हमारे पेड़ पौधे हैं तो जंगल हो गया. एक्यूमुलेशन, इकट्ठे, बहुत ज़्यादा, वास्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है. चलो आप बोलोगे कि सर हमारे घर पे गार्डन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन फिर भी वो जंगल में नहीं आएगा क्योंकि वो इतना भी वास्ट लैंड नहीं है, ठीक है, वास्ट एरिया नहीं है आपके पास. In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of a man. Natural vegetation में जो नेचर के हेल्प से खुद ब खुद ग्रो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैन की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. ठीक है, व्हाट इज़ वर्जिन वेजिटेशन? इट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन. एंड व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन? जहाँ पे मैन की कोई नीड नहीं है, विदाउट द हेल्प ऑफ मैन अगर प्लांट्स और वेजिटेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो that is a natural vegetation and it is also called the virgin vegetation. Now such vegetations in India कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालयस में. सुंदरवन, ठीक है, इसको सुंदरबन बोलते हैं एक्चुअली, सुंदरबन, ठीक है, जहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज होते हैं. और सुंदरबन कहाँ पाया जाता है भाई? वेस्ट बंगाल और मेनली बांग्लादेश, एंड इट्स एडजॉइनिंग विद द वेस्ट बंगाल, ठीक है, आधा इंडिया में आधा बांग्लादेश में करके, और वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल है मैंग्रोव ट्रीज़ का, वर्ल्ड का. एंड रिमोट एरियाज ऑफ द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक की जो एरिया होती है, रिमोट एरिया मतलब जहाँ पे हम पहुँच ना पाएँ, दूर दूर वाली एरिया, उसे रिमोट एरिया कहा जाता है. Classification of forest. See, forest classification is made according to the different criteria. You have studied the classification of forest on the basis of climate in standard 9. Here we will know about 3 types of forest on the basis of administration, ownership and management. Types of forest according to the administration मतलब management, ठीक है, एक तरह से इन फॉरेस्ट पे किसका हक है, ठीक है, मैनेज कौन कर रहा है इनको? सारे के सारे गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, सारे के सारे नहीं. जैसे उड़ीसा वगैरह है, छत्तीसगढ़ वगैरह है, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो पिछड़े हुए इलाके, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे उनके खुद के फॉरेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, वो ज़्यादातर बैरन लैंड्स होती हैं. और जितने भी बाकी के आप फॉरेस्ट देख रहे हो वो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं. सी, सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट. सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली. ये टोटली रिजर्व्ड है. यहाँ पे बोलते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है, बाहर का, अंदर के तो अंदर. हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स और फॉर पेस्चरिंग. तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है किसके लिए?
पुष्पा, पुष्पा में यही दिखाया था ना भाई, ठीक है। किसका? चंदन, सैंडलवुड, लाल चंदन, ठीक है। उसका पूरा स्टोरी उन्होंने बताया, ठीक है। जबकि वो इलीगल वर्क है तो भी उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया कि क्या से क्या होता है करके उसके अंदर, और होता ही है, ठीक है। लंबरिंग का मतलब वही वुड को काटना, लेकिन वहाँ पे वो ओपन नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे मना ही है करके। कलेक्शन ऑफ वुड्स कलेक्ट करना, वही लंबरिंग कटिंग करके क्या होगा, कलेक्ट करेंगे और उस लॉग्स को फिर बेचा जाता है। और कितना महंगा है भाई वो, कितना महंगा है वो। और फॉर पेस्चरिंग मतलब वही एनिमल्स को ग्रासेस वगैरह खाने के लिए, ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे भाई। मैंने बोला परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड और रिजर्व में फ़र्क क्या है? रिजर्व मतलब टोटली आसपास के लोग भी अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हैं उसको वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, पेस्चरिंग वगैरह नहीं करवा सकते, ठीक है। प्रोटेक्टेड में करवा सकते, रिजर्व्ड में नहीं करवा सकते। These forests are looked after by the administration. Local people are permitted. उनको लोकल पीपल को बोला जाता है कि ठीक है आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, पेस्चरिंग करवा सकते हो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड। उनको जो भी छोटा मोटा लकड़ी वगैरह चाहिए चूल्हे के लिए या आग वाग जलाने के लिए तो उतना परमिट किया जाता है। एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। भाई जंगल को आप कहीं बर्बाद नहीं करता, उनको उतनी इजाज़त मिलती है कि भाई आसपास के मोहल्ले में रहते हैं, ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, गांव के जो भी लोग हैं, तो उनको उतनी खाली परमिशन मिलती है कि भाई अब ठीक है आपको जो लकड़ी वगैरह चाहिए आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मशाल वशाल बनाने के लिए, बाला वाला बनाने के लिए, उतना ठीक है। और भाई अपने जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, बाकी नहीं। जो लंबरिंग वगैरह है वो सब नहीं। फिर है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग। मतलब ये किसी के अंडर नहीं आता है, खुला फॉरेस्ट है, आ जाओ लकड़ी वकड़ी काट के जो भी आपको तस्करी करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। See, the forest of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration and management. सबसे पहले है स्टेट फॉरेस्ट, मतलब इस पे अधिकार होता है, ओनरशिप होती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ज़्यादातर अपने जितने भी फॉरेस्ट है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट है, मतलब कम्युनल फॉरेस्ट, मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंडर आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर आते हैं। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, गांव है तो ग्राम पंचायत, शहर है तो म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, बड़ा शहर है तो नगर पालिका, महानगर पालिका, ठीक है, कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स हैं, हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट इनके अंडर आते हैं। फिर है प्राइवेट फॉरेस्ट, जो मैं आपको बोल रहा था उड़ीसा वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे उनके खुद के फॉरेस्ट होते हैं, खुद के जंगल होते हैं, क्योंकि इनके पास काम ही नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, उड़ीसा है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, कुछ काम ही नहीं होता ना। सब्जी वगैरह तो इतना सस्ता मिलता है वहाँ पे, एमपी में तुम चले जाओगे, ये सब बॉर्डर एरियाज़ है। महाराष्ट्र के पास में एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ और ये बिहार है, झारखंड है, ठीक है, ये एकदम पिछड़े हुए इलाके हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। Such a forest is owned by individuals. Such forests are found more in Orissa, मेघालय, पंजाब, ठीक है। मेघालय में तो हो गई बारिश जो इतनी होती है सबसे ज़्यादा, कहाँ पे होती है मेघालय में? चेरापूंजी, ठीक है। पंजाब एंड हिमाचल। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इन हैफेजेड कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हैं, और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट हैं तो उतना भी ये लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो कुछ की कंडीशन अच्छी नहीं है और कुछ टोटली बैरन हो चुका है, मतलब वहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं है, लैंड फर्टाइल नहीं है। फिर है डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को काटना, उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उसका ऑपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। सी, डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। पूरे क्योंकि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है जंगल मतलब डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। अब जैसे बीच में बताया जा रहा था कि गोवा के भी बहुत सारे जंगल वंगल काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो गर्मी आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की, ये वही है भाई, ये वही है। पेड़ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, यही होना है, ठीक है।
और इसका एकमात्र उपाय वही है। बाकी साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए करके। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। ठीक है, इंसान की तरक्की मतलब नेचर की बर्बादी। ठीक है, वही लिखा हुआ है बुक्स में, इंसान तरक्की कर रहा है जहाँ पे आपको दिख रहा है अरे मेरा डेवलपमेंट हो गया, मतलब तुमने नेचर को बर्बाद किया होगा। ठीक है, ये वही है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हाउएवर इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ट्रीज नेचुरली भी डिस्ट्रॉय होते हैं, चलो लाइटनिंग हो गई, जंगल में आग वाग लग गया, ठीक है, वो सब नेचुरली ठीक है, या जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, लेकिन जो नेचुरली ट्रीज़ फॉल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं जो हमारी वजह से होते हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब हम अगर सपोज़ कर लो 100% कर रहे हैं तो वो खाली नेचुरली 5 या 10% ट्री फॉल हो रहा है नेचुरली, लेकिन हमारी वजह से ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, मैन की वजह से। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका क्या असर आ रहा है? सबसे पहला वही ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, the impact of deforestation is widespread, the quantity of carbon dioxide increases the atmosphere, और CO2 की वजह से ही गर्मी हो रही है। ठीक है, आधी क्लास खाली हो जाओ कोई गर्मी नहीं होगी, एसी मस्त चलेगा। ठीक है, CO2 की वजह से ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट वही हो रहा है कि क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम्स मोर इंटेंसिव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस, आपने ग्रीन हाउस सुना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वही होता वही है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस मतलब CO2, मीथेन, CFC, यही है। तो ग्रीन एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, एक कवर बन जाता है, एक हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, कवर बन जाता है। तो जो CO2 वगैरह जो गर्मी वाली ये सारी की सारी गैसेस हैं जो बाहर जानी चाहिए वो कवर आ गया, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको गर्मी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ये काम करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोलते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। ठीक है, CO2, मीथेन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सारी गैसेस ऐसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती है, ये कवर बना देती है, ये कवर बना देती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा दिख रही है। इन शॉर्ट ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। विद द रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज़ इरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस। आप फॉरेस्ट जब गिराते हो एक तरह से तो रूट के साथ जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती है, और सॉइल जो है, सॉइल का इरोजन हो रहा है। ठीक है, अगर कवर्ड लैंड होती है कभी भी याद रखना, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम से कम होता है, क्योंकि वो कवर्ड है, चादर बिछी हुई है एक तरह से। ठीक है, लेकिन जो अनकवर्ड है, ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे बारिश आ रही है। ठीक है, अब आपके घर पे अगर ग्रास लगा हुआ है, ठीक है, और बारिश का पानी फ्लो कर रहा है, छत के ऊपर से बह रहा है और फास्ट में जा रहा है, सॉइल उसके साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि कवर्ड सॉइल है, ऊपर ग्रास लगी हुई है। लेकिन ग्रास नहीं होती, खाली लॉन होता, और तेज़ी से अगर पानी जा रहा है तो वो क्या करेगा, सॉइल को लेता हुआ जाएगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा तो सॉइल की एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, जो मेन NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो वहाँ से चला जाएगा, उसकी एनर्जी चली जाएगी, तो सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। इन द पेनिनसुला इंडिया द फॉरेस्ट एरियाज डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, 3 तरफ पानी है जो, ठीक है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी, नीचे साउथ में इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जितने भी जंगल हैं, ठीक है, वो जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो भी जंगल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी जंगली जानवर रहते थे, ठीक है, दे लॉस्ट देयर एबोर्ड्स, एबोर्ड्स मीन्स होम्स, ठीक है, हैबिटेट। एज ए रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन, सीधी सी बात है, वहाँ से निकलेंगे खाने की तलाश में। आप बात देख रहे हो ना, आजकल इंस्टा और इन सब पे दिखाया ही जा रहा है, यूट्यूब वगैरह पे, कि ज़्यादातर जो जंगली जानवर है वो बाहर निकल रहे हैं आजकल। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न ये है कि गर्मी बहुत है, गर्मी में हमेशा तुम्हारे आसपास भी अगर थोड़ा सा भी जंगल होगा तो छोटा मोटा सांप, छिपकली, ठीक है, ये सब दिखेंगे आपको, बिच्छू, क्योंकि गर्मी होती है तो वो निकलते हैं। ठीक है,
तो खाने की तलाश में हमेशा जंगली जानवर को अगर सारी चीज़ें उसमें ही मिल जाएगी जंगल के अंदर तो बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो अप्रोच करेगा आसपास की अर्बन एरिया को। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो, शेर आया गांव में अटैक कर दिया, बकरी वकरी को मार दिया, ये वो ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो अप्रोच करते हैं नियर बाय अर्बन सेटलमेंट्स को, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। More instances are recorded of carnivorous animal killing the domestic animals of those shepherds who live near the forest. फॉरेस्ट के आसपास के जो विलेजेस हैं और जो चरवाहे होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जो रहते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उनको खाना वहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे ही बाहर आएंगे तो अटैक करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर। नाउ रेमेडीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, हाउ टू मेंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। सी रिसर्च शुड बी कैरीड आउट टू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ वुड। हमको वुड की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं उसका रिसर्च करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। Whenever the trees are to be cut inevitably for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown. जब कभी आप ट्रीज काट रहे हो एक जगह से, तो दूसरी जगह आपको उतने ही सेम उसी जाति के, उसी स्पीसीज़ के, भाई आपने नीम का ट्री काटा तो नीम की ट्री लगाओ, आपने 10 ट्री यहाँ पे काट दिए तो किसी और जगह 10, क्योंकि जब पहले तो ट्रीज काटना नहीं है, इलीगल है, ठीक है। अगर सरकार खुद काट रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यहाँ बहुत ज़रूरी है, इनएविटेबल है, मतलब ज़रूरी है, वो काटने के बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह का जो पैसेज बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, उसके लिए जंगल वंगल बीच में ट्रीज़ वगैरह काटे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने एट द सेम टाइम, ये न्यूज़ में आया था या कहीं पे सुना था मैंने, कि सरकार ने एट द सेम टाइम उतने ही ट्रीज़ कहीं और लगाए। तो आप अगर ज़रूरी है, भाई नहीं चल रहा है उसके बिना, डेवलपमेंट रुक रहा है, ठीक है, तो आप ट्रीज़ काट रहे हो तो एट द सेम टाइम, लेकिन क्या होगा भैया कि आपने ट्रीज़ काटे अभी और आपने ट्रीज़ लगाए तभी, चलो लगाए, लेकिन जो ट्रीज़ ग्रो किए हुए थे वो जितना ऑक्सीजन आपको दे रहे थे ये तो अभी उग रहे हैं। या फिर आप पहले से प्री प्लानिंग करो कि आप ट्रीज़ को पता है कि आपको ट्रीज़ को कब काटना है, भाई साल के बाद काटना है, 2 साल के बाद काटना है, अगर प्रोजेक्ट में पता ही है कि ये होने वाला ही है तो पहले से ही उतने ट्रीज़ आप लगा दो ताकि उसका डेवलपमेंट हो जाए और उसमें से उतना ही ऑक्सीजन मिले, और ये काटो तो मेंटेन रहेगा, नहीं तो अगेन बैलेंस तो हाल फिलहाल तो बिगड़ने वाला ही है। There should be a total ban for cutting trees which are not grown fully, ठीक है, तो टोटली बैन हो जाना चाहिए, जो स्टिल ग्रो हो रहा है जिसका, ठीक है, उसको काटना ही नहीं है आपको, वो टोटली बैन हो जाना चाहिए। Those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs। तो जिन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल, चलो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देख के खरीदते हैं, लेकिन जो टोटली रॉ मटेरियल जंगल के ऊपर डिपेंड है, ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, उनको कहीं ना कहीं ट्रीज़ और लगाने चाहिए, उनकी मॉरल ड्यूटी में आता है, ठीक है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल, भाई आपकी इंडस्ट्री चल रही पूरी जंगल पे और आपको ट्रीज़ वगैरह मिल रहे हैं, तो एट द सेम टाइम इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी, ठीक है, ये कंपलसरी मैंडेटरी हो जाना चाहिए कानून की तरफ से कि उनको भी उतने ही ट्रीज़ और लगाने चाहिए। Under the name of ecotourism, the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled. Widespread public awareness program should be organized among the local people, ठीक है, local people आप करोगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे वैकेशन में मैंने सोचा था कि संडे या 15 दिन के अंदर एक पेड़ कहीं ना कहीं आजू बाजू लगा देने का बच्चों को लेके, ठीक है, तुम भी सीखोगे ये चीज़ें, और कभी कभी कंपलसरी भी करने का कि तुम तो मना करोगे, नहीं कौन धूप में पसीने बहाएगा करके, लेकिन करना पड़ता है, हम सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी तक मैंने उसका कुछ भी स्टार्ट किया नहीं है करके। जैसे पिछले 2 हफ्तों से एर्थ वालों को बोल रहे हैं कि अपने एक प्लांट लगाएंगे, क्योंकि उनको पूरा बताना है मैन्योर का मिक्स कैसे होता है और क्या। तो इसी तरह आप बोलोगे दूसरा नहीं करता है, मेरे एक से क्या होगा, तो ऐसे तो कभी कुछ होना ही नहीं है। तो वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। तो आपको पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, पब्लिक को अवेयर करना है कि भाई ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और उसको काटा नहीं जाएगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ रहा है करके। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेज में आप बच्चों को, आपके क्लास में है ही, आपके सिलेबस में है ही, तो सिलेबस में होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है। अब सिलेबस में ये भी आना चाहिए कि कंपलसरी आपसे पेड़ लगवाने चाहिए। वो होता है लेकिन वो एक दिन के लिए होता है,
अभी स्कूल्स को काफ़ी सालों से 3-4 साल से, कोरोना से मुझे याद है कि कंपलसरी कर दिया है कि आप ट्रीज़ लगाओ, ठीक है। लेकिन वो एक दिन में सब लोग अलग अलग जगह पे लगा देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़, जैसे काफ़ी सारा सुना था कि भाई 100 ट्रीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर हम बाइफरकेट करते हैं और पूरे साल चलाते रहें कि भाई हर हफ्ते में या 15 दिन में या 10 दिन में एक ट्री, 2 ट्री अगर लगा दिए जाएं तो वो भी अच्छा ही है। Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सोशल फॉरेस्ट एक तरह से फूड के लिए, समाज के लिए, और एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फॉरेस्ट्री, वहाँ से आपको फायरवुड मिलेगा, मतलब जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए अलग से। In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas should be implemented. Forest resources should be used sparingly. जितने भी forest के resources हैं सोच समझ के use करो, judiciously use करो. In order to make the process of the tree growth faster and healthier, infested trees should be removed. Forest fire causes heavy damage to forest. A separate system or a force at national level should be created for dousing the, तो आपको हेल्दी ट्रीज़ जो हैं वही लगाने चाहिए, जो इन्फेक्टेड ट्रीज़ हैं वो आपको वहाँ से निकाल देना चाहिए। और फॉरेस्ट के अंदर जो फायर लग जाती है, एक तो लाइटनिंग की वजह से, वही एक नेचुरल सिस्टम है जो खुद ब खुद लगती है, बाकी जितने भी आग लगती है वो मैन मेड होती है, इंसान की लापरवाही की वजह से फॉरेस्ट में आग। लेकिन उनके लिए भी उनको एक टीम फोर्स रखनी चाहिए कि जैसे आग लगती है तो उसको डाउज करने के लिए, उसको बुझाने के लिए आपको एक टीम रखनी है। Due to increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the bandharas, fairs or the parikrama. At that time, the litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. An area should be demarcated and reserved for animal pasture. तो भाई अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल ईजी हो गया है तो लाखों जो हैं, ठीक है, जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, पिलग्रिम्स हैं जो तीर्थ यात्री, वो जाते हैं पिलग्रिमेज पे, मतलब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि भाई गुफाएं बनी हुई है, मशाल वशाल लेके जाते हैं, जंगल वंगल हैं, फेयर लगा हुआ है, भंडारेस करते हैं, मतलब खाना पीना हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे लाइट और ये सब की सुविधा तो ज़्यादातर होती नहीं है भाई, मशाल और ये सभी जलाया जाता है। तो आपको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, आपको बुझाना चाहिए जब आप वहाँ से जाते हो, ठीक है। तो पूरी तरह से, जैसे घर के अंदर कभी बर्थडे वगैरह होता है तो मैं कैंडल जलाता हूँ ना, तो माचिस की तीली है ना, मैं पूरी तरह से बुझाता हूँ। तो तुम खाली ऐसे करके जो फेंक देते हो, नहीं होने को कुछ नहीं होता है देखो, लेकिन होगा तो पूछ के थोड़ी होगा, ठीक है। हम ज़्यादातर, हमारी आदत होती है, टेबल ज़्यादातर वुडन होता है, काफ़ी बार क्या होता है उसमें, खास करके लड़कियाँ, ठीक है, पहले तो ऐसे माचिस जलाएंगी, धम करके तीली जाएगी उधर, ठीक है, ये आदत होती है, आप नोट करना। मैं यहाँ पे लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखना, आप ऐसे जलाते हो, आप ऐसे जलाते हो तो तीली का सेंटर पे फोर्स आता है और वो काफ़ी बार टूट जाती है, और जलती हुई सामने अगर कोई बैठा हो तो और दूसरा, ये भी आदत गर्ल्स की देखी है ज़्यादातर, ठीक है, बॉयज़ नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गर्ल्स की आदत देखी, वो क्या करेगी, वो बुझाएंगी पूरी तरह से नहीं भाई, ऐसे जला दी ऐसे ऐसे करके, अब देख तो सही बुझी कि नहीं बुझी, और उसने वुड पे रख दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि उस समय आग लगनी है, वो इतना पतला वुड भी नहीं है कि आग ले लेगा करके, ठीक है, लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नहीं होता है, जब हो जाता है पूछ के नहीं होगा करके। तो आप जब कोई भी यात्रा पे जाते हो और वहाँ पे आग वगैरह कोई भी तरह की जलाते हो, तो आपका जब आपका काम ख़त्म हो गया है तो उसको पूरी तरह से बुझा के फिर वहाँ से निकलना चाहिए आपको, ठीक है। और जो पेस्चरिंग के लिए आपको एरिया रखनी है वो डीमार्केटेड कर दो, मतलब आप मार्किंग कर दो कि भाई इतनी एरिया जो है वो पेस्चरिंग के लिए, यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स या जो भी एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद है वाइल्ड डाइवर्सिटी। सी देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्लाइमेट आप देख ही रहे हो, तरह तरह का क्लाइमेट है, ठीक है, वेदर, ठीक है, वेदर जो है तरह तरह का है, और फिजियोग्राफी मतलब फिजियोलॉजिकल जियोग्राफी,
ठीक है। तरह तरह मतलब हर जगह ज़मीन एक जैसा नहीं है ना, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन लैंड है, वो फिजियोग्राफी हो गया। ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अ लार्ज वेरिएशन इज सीन अमॉन्ग द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन। तो ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है तरह तरह का, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से ही दिख रहा है, हर तरह हर जगह सेम आपको बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशन सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। आपको साउथ में चले जाओ सब्जियां अलग दिखेंगी, नॉर्थ में चले जाओ आपको एप्पल दिखेंगे, गुजरात में एप्पल क्यों नहीं हो रहा है भाई? ठीक है, तो हर जगह आपको वेजिटेशन, फ्रूट्स, एनिमल्स, बर्ड्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, अब जो पोलर बेयर होते हैं, ठीक है, आर्टिक रीजन में जो भी रहते हैं, तो वो यहाँ पे रह सकेंगे? गुजरात की गर्मी में नहीं रह सकेंगे। अभी तो गर्मी इतनी हो गई भाई, इस बार अमेरिका में पानी फेंका जा रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, 22-28 डिग्री सेल्सियस चल रहा है वहाँ पे, तो भी उनको गर्मी हो रही है, क्योंकि वो माइनस वाले हैं भाई, वो माइनस वाले हैं। तो अभी हर जगह ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे तो फिर भी ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मुझे तो पसीने इस बार इसलिए आ रहे हैं कि मैं अगले 2-3 साल का सोच रहा हूँ कि क्या होगा। अगर कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए तो इस बार की गर्मी अगर ऐसी है, गर्मी तो सालों से पसीने निकल रहे हैं, लेकिन इस बार फील हो रहा है लिटरली। बच्चे तो इतने पहले भी कभी कभी किसी क्लास में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बार फील हो रहा है, गर्मी लिटरली हो रही है कि हाँ, तो अगले 2-3 साल में और ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक पहुँचेगा भाई, क्या होगा? आपसे नहीं पूछा, आप देख लेना। सी सो बर्ड्स, एनिमल्स तरह तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, देर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखना, 15 लाख स्पीसीज हैं, ये तो नॉन स्पीसीज हैं, इतने तो हम जानते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जो इसकी अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं हुआ है, डिस्कवरी नहीं हुई है। और इन 15 लाख में से आउट ऑफ दीज 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये भी नोन है, और ये तो पहले का डेटा है भाई, ये अभी कोई रिसेंट डेटा नहीं है। इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 12th रैंक पे आता है इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो एनिमल्स हैं वो इंडिया में आपको दिखेंगे, जैसे अफ्रीकन ज़राक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया आर फाउंड हियर। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बेयर, वन हॉर्न राइनो, ये हमारी खासियत है। ठीक है, वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। डियर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स है, पिकॉक, बस्टर्ड, हॉक, किंगफिशर, फ्लैमिंगो, ये सारे बर्ड्स हैं। द स्नो लेपर्ड इन हिमालयाज एंड द रेड पांडा, ठीक है, फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। ठीक है, तो रेड पांडा और स्नो लेपर्ड जो है हमारे यहाँ पे ही पाए जाते हैं, ये विचित्र प्राणी हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। करंटली इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर एंड लायन आर सीन मूविंग इन द नेचुरल एबोर्ड्स। तो इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर अपने नेचुरल एबोर्ड्स मतलब जंगल में दिखते हैं घूमते हुए। ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस थ्रॉन्ग इनटू द वाटरशेड एरियाज ऑफ कियोला देव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान एंड नाल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर। तो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं विंटर के टाइम पे खास करके, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलॉन्ग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इंडियन पाइथन जो स्नेक्स होते हैं, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा, ठीक है, सबसे खतरनाक, आर फाउंड इन द सर्दर्न रेन फॉरेस्ट। और जो वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं। सी टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे खत्म होने वाले। ठीक है, आगे चल के हम ऐसा ना बोलें कि वो था। Tigers were found throughout India during last century. Tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta. Today tigers are totally extinct from Gujarat forest areas. ठीक है, गुजरात में जो भी फॉरेस्ट है वहाँ पे टाइगर्स पाए नहीं जाते हैं। लेपर्ड बहुत है, लेपर्ड तो अपने यहाँ पे भी,
इस साइड बहुत लेपर्ड है, ठीक है, कच्छ के अंदर लेपर्ड बहुत है. Cheetah is also becoming extinct from Indian forest. Many bird species which were easily seen in Indian forest are now hardly seen. जैसे मुझे तो अभी नहीं दिखती हैं, आपको यहाँ कम हो गई होगी इसकी क्वांटिटी. जो वो आती थी काबर, आती थी काबर, दिखती है आपको? रेयर केसेस में. पहले तो मतलब जैसे स्पैरो की तरह आजू बाजू घूमते ही रहते थे, वो नहीं दिखते अभी उतने. Then some of them like vulture, duck and with pink throat, cranes and owls are on the verge of extinction. ठीक है, तो ये सारे भी ख़त्म होने वाले हैं. जैसे वल्चर तो होने वाला ही या हो चुका है. Then Chilotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily. अब वो जैसे मैंने अभी बोला काबर जो है वो इतनी नहीं दिखती है करके, मुझे तो काफ़ी टाइम से नहीं दिखी है. There is a danger of survival to the alligator of the fresh waters of rivers and Ganga river dolphin. तो इनको भी खतरा है. The number of sea turtles approaching the coast of Orissa in Gujarat is constantly decreasing. Waterfowl once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. A time has come for us to think about this seriously. क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है भाई, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या बहुत सारे जो दूसरे जीव पैदा हो गए हैं जिनका अभी तक कोई खोज नहीं हुआ है, वो छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं. Reasons for the destruction of wildlife due to the human interference in grassland and in watershed areas of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger. ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हो? आप जंगल नहीं काट रहे हो, खाली उसमें से सिर्फ लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आप बेघर कर रहे हो. Destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance. Its final impact is the reduction in the number of wild animals. ठीक है, जब आप लकड़ी काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो क्या हो रहा है? आप वुड को काट रहे हो, ठीक है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आप एनिमल्स का घर छीन रहे हो. ठीक है, तो एनिमल्स, उन एनिमल्स पे जो डिपेंडेंट है वो पूरा सिस्टम जो फूड का चेन है वो बिगड़ रहा है. आप लकड़ी काट रहे हो, उसके साथ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी लेदर से बनी होती है. लेदर आता कहाँ से है भाई? लेदर तो स्किन में से ही आता है. ठीक है. The over-exploitation of forest made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities displace the wild animals. तो क्या हो रहा है? ये आपकी लालच की वजह से हो रहा है. ठीक है, इंसानों की लालच की वजह से हो रहा है, ग्रीडी मोटिव्स की वजह से. भाई रोड्स बनाने हैं, जंगल काट दिया. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, तरह तरह का पर्पस है हमारा. ठीक है, डैम्स वगैरह बनाने के लिए, मिनरल्स को खोदने के लिए, ठीक है, मतलब निकालने के लिए तो जंगल तो पहले हटाना पड़ेगा. ठीक है, उसके साथ ही हम न्यू सेटलमेंट्स कर रहे हैं, मतलब नए नए शहर बनते जा रहे हैं आसपास के. धीरे धीरे जो भी जंगल है, पहले डायमीटर कम होता था, आसपास में जंगल होता था सराउंडिंग्स में, धीरे धीरे शहर बढ़ता जा रहा है, डायमीटर बढ़ता जा रहा है, पास के जंगल धीरे धीरे काटे जा रहे हैं. तो वहाँ के जो भी एनिमल्स वगैरह हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है. सो फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच फॉर ग्रास. एंक्रोच मतलब दबाना. एंक्रोच का मतलब होता है दबाना. मतलब सिंपल सा तुमको बताऊं, यहाँ पे खास करके होता है कि आप लोग जब घर बनाते हो तो थोड़ा बहुत एरिया आगे का ले लेते हो ना, दूसरा भी बाउंड्री बना दोगे या कुछ ना कुछ अंदर लोगे या ओटले बना दोगे. दबा लिया तुमने, दबान कर दिया, उसको एंक्रोचमेंट बोलते हैं. ठीक है, हड़प लेना. सो फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड जो है वो ग्रासेस के लिए या फ्यूल के लिए या ग्रेजिंग के लिए हमने एंक्रोच कर दिया. द फॉरेस्ट फायर एनगल्फ्स मैनी स्पीसीज. जब आग लगती है, जैसे अमेज़ॉन में लगी थी, ठीक है, कैसे हाल हो गए थे वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे करके, तो वो बहुत सारे स्पीसीज़ को खा जाती है, एक तरह से खा जाती है, इन द सेंस जला के भस्म कर देती है. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. तो बोला गया है कि जब फॉरेस्ट फायर, जब कभी
एग्स जो अंडे हैं, ठीक है, उनका हैचिंग पीरियड होता है, मतलब जब बच्चे निकलने वाले होते हैं या अंडे देने का टाइम होता है, उस समय अगर आग लग जाती है और वो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, वो फिर एनिमल्स के माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है, जो कभी कभी आप कार्टून मूवीज़ में देखते हो, ठीक है, जैसे वो मोगली में दिखाया गया था पूरा का पूरा। Due to loss of their natural habitats, many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lost their lives. और क्या होता है, एक कम्बैट हो जाता है, किसके, मैन और एनिमल के बीच में आमना सामना हो जाता है और दोनों में से एक की जो है वो जान चली जाती है, ठीक है। Hunting to procure biomedicine or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction, ठीक है। तो परफ्यूम वगैरह किस में से बनता था, डियर, कौन सा, मस्क डियर, ठीक है। उस डियर के अंदर एक ऑर्गन है जिसमें से परफ्यूम वहीं से निकलती है, वो खुशबू वाला प्रोडक्ट है, सैंडलवुड वगैरह, चंदन का जो, या अगरबत्ती वगैरह में। परफ्यूम में ज़्यादातर आप सर्च आउट करना तो आपको मिलेगा मस्क डियर, ठीक है। उस डियर में एक ऑर्गन है जो सुगंधित होता है, वो यूज़ होता है। Now measures of preservation of wildlife. See, it is necessary, measures मतलब steps, आपको क्या steps उठाने चाहिए ताकि आप वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करो। See, it is necessary to change our attitude and perception towards the forest. तो हमारा नज़रिया और हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना है फॉरेस्ट की तरफ। We consider it as a source of unlimited income. हमारे लिए एक खजाना है खाली, भाई वो खजाना नहीं है जो खजाना अभी आप लूट रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये वो सोने की मुर्गी है, भाई मतलब जो सोने का अंडा देती है, तो इसको एक ही बार में मेरे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप वो समझते हो कि ये सोर्स है खाली और कुछ नहीं हमारे लिए फॉरेस्ट। लेकिन फॉरेस्ट को जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अल्टीमेटली हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच इज़ अ मिस्टेक। इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, उसे संभाल के रखना है। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। जंगल बचाओगे तो ही जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आप बचा सकते हो। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। आप एक भी जीव ऊपर नीचे हो गया तो पूरा फूड चेन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल शुड बी टेकन। भाई ग्रेजिंग हो रहा है, पेस्चराइज हो रहा है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होनी चाहिए, एक रिजर्व्ड एरिया होनी चाहिए कि भाई इसी एरिया में एनिमल्स को ग्रेजिंग करनी है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली लॉज बनाने वैसे भी पहले से बने हुए हैं कि शिकार अलाउड नहीं है, ठीक है, और उसके लिए कोई भी स्टेप्स लिए जाएंगे फिर हार्शली। Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for legal mining in forest area and a fine should be imposed. तो आपने हंटिंग कर दिया, माइनिंग कर दिया, इवन जो आपका क्या बोलते हैं वो खुदाई करते हैं, जो टिलिंग नहीं, टिलिंग डिगिंग सब वही हो गया। जो पुरानी चीज़ें हम निकालते हैं ना अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट? अरे इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। माइनिंग तो हो गया, वो पुरानी चीज़ें अंदर से निकल, क्या फॉसिल नहीं भाई, आर्कियोलॉजिस्ट तो बंदे हैं जो आर्कियोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आज अभी खुदाई करनी है ना, तो उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर डाउट है किसी चीज़ पे कि इसके अंदर ख़जाना है या जो भी पुरानी चीज़ें हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है या पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी है और वहाँ से जो भी निकलेगा वो सरकार के अंडर ही जाएगा। It is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during procreative period, ठीक है। एनिमल्स को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन।
A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. तो wildlife protection force मतलब वहाँ पे जो टीम बनी हुई होती है, फॉरेस्ट रेंजर कहा जाता है, उनको बोलते हैं रेंजर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बोला जाता है रेंजर्स। तो वो अगर इनएक्टिव हैं, उनकी जो टीम है वो इनएक्टिव है कि भाई फॉरेस्ट में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर, तो वहाँ पे प्रेशर डाला जाता है कि वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना? ओके।